सदियों से मेडिकल साइंस एक ऐसी बीमारी का इलाज कर रहा है जिसके नाम में ही एक सबसे बड़ा झूठ छुपा है। मेरा मतलब है एक ऐसी बीमारी जो दुनिया की करोड़ों महिलाओं को प्रभावित करती है। हाँ, बिल्कुल। और जिसे आमतौर पर लोगों के बीच सिस्ट्स की बीमारी कहा जाता है। राइट, सिस्ट की बीमारी। लेकिन वास्तव में उनमें से ज्यादातर को सिस्ट्स होते ही नहीं हैं। सही कहा। बिना सिस्ट के एक सिस्ट वाली बीमारी का इलाज करना, ये सुनने में जितना अजीब लगता है ना, वास्तव में मेडिकल हिस्ट्री की एक उतनी ही बड़ी रियलिटी रही है। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि आज हम इस गहन विश्लेषण में इस विषय को इतनी गहराई से देखने वाले हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए अगर हम किसी ऐसी पुरानी और मशहूर कंपनी के बारे में सोचें जिसका नाम लोगों को गलतफहमी में डाल देता है। जैसे कि उनका असली काम क्या है? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई ब्रांड है जिसका नाम सिर्फ जूते बनाने वाली कंपनी है। लोग वहां आते हैं और सिर्फ जूते देखते हैं और चले जाते हैं, जबकि उनका असली काम कुछ और ही होता है। बिल्कुल, उनका काम बिल्कुल अलग और बहुत बड़ा है। मतलब वो कपड़े, घड़ियां, चश्मे और एक पूरा का पूरा ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड चला रहे हैं, लेकिन उस एक पुराने नाम की वजह से उनकी बाकी सारी उपलब्धियों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। सही बात है, रीब्रांडिंग की जरूरत पड़ती है फिर। राइट। अब सोच कर देखिए, अगर वो अपना रीब्रांडिंग करें, अपना नाम बदलें, तो लोगों के देखने का नजरिया कितना बदल जाएगा। मेडिकल साइंस की दुनिया में आज हम कुछ ऐसी ही एक बहुत बड़ी और मैं कहूंगा एक लाइफ सेविंग रीब्रांडिंग पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और इस रीब्रांडिंग का आधार है एक बेहद महत्वपूर्ण मेडिकल आर्टिकल। अच्छा। जिसका शीर्षक है बियॉन्ड द ओवरी, द एवोल्यूशन ऑफ PMOS। हाँ, मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था। तो इसमें एक ऐसी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है जिसे पिछले लगभग 90 सालों से PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता रहा है। लेकिन एम्स दिल्ली की डॉक्टर गरिमा कछावा और मेडिकल कम्युनिटी के कई एक्सपर्ट्स के अनुसार अब इसका नाम बदलकर PMOS किया जा रहा है। वेट, PMOS यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, राइट? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये PCOS से PMOS का बदलाव सिर्फ शब्दों का खेल या कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये एक जटिल समस्या को समग्र यानी होलिस्टिक रूप से समझने का एक बेहद जरूरी कदम है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे एक मेडिकल कंडीशन का सिर्फ नाम बदलने से इलाज और लोगों के अनुभव में एक इतना बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। बिल्कुल, और ये बदलाव सच में बहुत बड़ा है। तो जब भी किसी बड़ी चीज का नाम बदला जाता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर पुराने नाम में ऐसी क्या खराबी थी। मतलब PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, ये नाम सुनने में तो काफी साइंटिफिक और प्रिसाइज लगता है। लगता तो है, लेकिन पढ़ने पर समझ आता है कि इस नाम ने लगभग 1 सदी तक कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर रखी थी। सबसे बड़ी समस्या तो इसके पहले शब्द में ही छुपी थी। ये लोगों को बताता था कि समस्या सिर्फ और सिर्फ ओवरीज यानी अंडाशय तक ही सीमित है, और दूसरा शब्द पॉलीसिस्टिक यानी बहुत सारे सिस्ट्स। हाँ, और यही वो जगह है जहां मेडिकल साइंस एक लंबे समय तक एक नैरो विजन में फंसा रहा ना। एग्जैक्टली। देखिए, 1930 के दशक में जब पहली बार इस कंडीशन को आइडेंटिफाई किया गया था, तो डॉक्टर्स के पास आज जैसी एडवांस टेस्टिंग तो थी नहीं। उन्होंने सर्जरी या शुरुआती स्कैन्स में देखा कि ओवरीज में छोटे छोटे पानी के बुलबुले जैसे दिख रहे हैं। ओह, तो उन्होंने उन्हें सिस्ट्स मान लिया और बीमारी का नाम रख दिया। सही कहा। इस नाम की वजह से ध्यान पूरी तरह से सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर केंद्रित रह गया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि इसके अन्य मेटाबॉलिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। वेट, ये सिस्ट वाला हिस्सा सच में चौंकाने वाला है। अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो किसी को भी यही लगेगा कि अगर किसी का डायग्नोसिस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी ओवरीज में सिस्ट्स बन गए हैं, जो खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, यही सब सोचते हैं। राइट। लेकिन सोर्सेज से पता चलता है कि जिन लोगों में इसकी डायग्नोसिस होती है उनमें से ढेरों को वास्तव में सिस्ट होते ही नहीं है। तो अगर वो सिस्ट नहीं है तो अल्ट्रासाउंड्स में वो जो गोल गोल आकृतियां दिखती हैं वो आखिर हैं क्या? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि एक छोटी सी गलत टर्मिनोलॉजी मेडिकल हिस्ट्री में सदियों तक गलत दिशा में इलाज का कारण बन सकती है। ओह वाओ! अल्ट्रासाउंड्स में जो सिस्ट दिखते हैं वो असल में सिस्ट नहीं है, वो वास्तव में अरेस्टेड फॉलिकल्स होते हैं। अरेस्टेड फॉलिकल्स, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। क्या इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझ सकते हैं? जरूर, मैं समझाती हूँ।
इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि महिला के शरीर में जो अंडे यानी एग्स होते हैं वो एक छोटी सी थैली के अंदर विकसित होते हैं जिसे फॉलिकल कहते हैं। ओके। हर महीने इन फॉलिकल्स को विकसित होने और एक मैच्योर एग रिलीज करने के लिए एक बेहद स्पेसिफिक और संतुलित हार्मोनल माहौल की जरूरत होती है। लेकिन हार्मोनल असंतुलन के कारण ये प्रोसेस बीच में ही रुक जाता है। अंडे पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। यानी इनकी विकास यात्रा बीच में ही रुक जाती है या अरेस्ट हो जाती है। हाँ, बिल्कुल वही। तो ये जैसे किसी बीज को मिट्टी में बोया जाए लेकिन उसे सही पानी और धूप ना मिले तो वो आधा उगकर वहीं रुक जाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। वो आगे नहीं बढ़ पाते लेकिन वो गायब भी नहीं होते। यही रुके हुए अधूरे विकसित फॉलिकल्स अल्ट्रासाउंड पर छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड सैक्स यानी पानी के बुलबुले जैसे दिखते हैं। अरे बाप रे! तो क्योंकि वो दिखने में सिस्ट जैसे थे उन्हें गलती से सिस्ट मान लिया गया। एग्जैक्टली। लेकिन वास्तव में वो सिर्फ वो फॉलिकल्स हैं जो अपने आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। और इस एक गलत पहचान ने पूरी बीमारी की समझ को ही एक अलग दिशा में मोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर इस बीमारी को सिर्फ ओवेरी सिंड्रोम कहा जाए तो मेरे दिमाग में एक बात आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी के इंजन में भयंकर खराबी हो। गाड़ी के इंजन में? हाँ, मेरा मतलब है ऑयल लीक हो रहा हो, बैटरी पूरी तरह डाउन हो, स्पार्क प्लग्स काम ना कर रहे हों, लेकिन मैकेनिक सिर्फ गाड़ी के पीछे से निकलने वाले धुएं को देख रहा है और कह रहा है कि आहा, धुआं निकलने वाले एग्जॉस्ट पाइप में समस्या है, बस इस पाइप को ठीक कर देते हैं। ओह, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। राइट, क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप तो सिर्फ एक सिम्टम दिखा रहा है ना, असली समस्या तो पूरे इंजन ब्लॉक में फैली हुई है। ये एग्जॉस्ट पाइप वाली एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। और इस संकुचित ध्यान का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जिन मरीजों में ओवरीज से जुड़ी समस्याएं सामने नहीं दिखती थीं या जिन्हें पीरियड्स की इरेगुलरिटी नहीं थी, उन्हें अक्सर बिना किसी इलाज के भेज दिया जाता था। वेट, सच में बिना इलाज के? हाँ, डॉक्टर्स उन्हें कहते थे कि आपके अल्ट्रासाउंड में सिस्ट्स नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, जबकि वास्तव में उनके अंदर मेटाबॉलिक लेवल पर वही इंजन फेल हो रहा होता था। ओह वाओ! और वो बिना किसी गाइड के वापस भेज दिए जाते थे, जिससे उनकी समस्या और बढ़ जाती थी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक गलत नाम के कारण लाखों लोगों को डायग्नोसिस ही नहीं मिल पाया। ये तो सच में एक मेडिकल ट्रेजेडी है, मैं कहूँगा। और यही कारण है कि मेडिकल कम्युनिटी ने इस रीब्रांडिंग की जरूरत महसूस की। पुराने नाम की इन कमियों को समझने के बाद ये देखना जरूरी है कि नया नाम किस तरह इन सभी छूटे हुए पहलुओं को अपने अंदर समाहित करता है। हाँ, नया नाम है PMOS, यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये लंबा शब्द असल में इस स्थिति को एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर के रूप में दर्शाता है। यानी ये किसी एक अंग की बीमारी नहीं है। ओके। सुनने वालों के लिए मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑनेस्टली एक नॉन मेडिकल इंसान के लिए ये शब्द किसी नाइटमेयर जैसा साउंड करता है। हाँ, लंबा तो काफी है ये नाम। मेरा मतलब है PCOS एक छोटा सा याद रखने में आसान 4 लेटर का शब्द था। नया नाम इतना लंबा और कॉम्प्लेक्स है, तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या नाम में इतने सारे भारी भरकम शब्द जोड़ने से मरीज और ज्यादा डर नहीं जाएंगे? देखिए, सुनने में शुरुआत में ये हैवी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें तो ये डरावना नहीं बल्कि बहुत क्लैरिफाइंग है। ये नाम आपस में जुड़े हुए 4 मुख्य पैमानों पर खड़ा है। 4 पैमाने? ओके। आइए इसके डोमिनो इफेक्ट को देखते हैं। सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट अक्सर मेटाबॉलिक होता है। मेटाबॉलिक यानी बॉडी के एनर्जी प्रोसेस करने का तरीका। हाँ, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारा शरीर खाने को ग्लूकोज में बदलता है और इंसुलिन वो चाबी है जो सेल्स के दरवाजे खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके। राइट, इंसुलिन। लेकिन PMOS में सेल्स के दरवाजे इस चाबी पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब शरीर सोचता है कि सेल्स भूखे हैं, तो पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। ओ, तो इससे ब्लड में इंसुलिन का लेवल बहुत बढ़ जाता होगा? बिल्कुल। तो ये एक्सेस इंसुलिन सिर्फ ब्लड शुगर तक सीमित नहीं रहता? बिल्कुल नहीं। और यहीं से एंडोक्राइन हिस्सा शुरू होता है। खून में तैरता हुआ ये बहुत सारा इंसुलिन ओवरीज को एक गलत सिग्नल भेजता है।
ये ओवरीज को एंड्रोजेंस यानी मेल पैटर्न हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर करता है। तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम यानी इंसुलिन ने एंडोक्राइन प्रॉब्लम यानी एंड्रोजेंस को जन्म दिया। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। एक एग्जैक्ट चेन रिएक्शन। और अब ये एक्सेस एंड्रोजन सीधा ओवरीज पर असर डालते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से वहां का माहौल इतना असंतुलित हो जाता है कि एग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते। अब मुझे समझ आया। यहीं से आता है नाम का ओवेरियन हिस्सा, जहां फॉलिकल्स अरेस्ट हो जाते हैं और ओव्यूलेशन रुक जाता है, जिससे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। माइंड ब्लोइंग। तो ओवरी में जो खराबी दिख रही है वो आखिर में सिर्फ एक नतीजा है उस पूरे चेन रिएक्शन का जो इंसुलिन से शुरू हुआ था। लेकिन इसमें चौथा हिस्सा कहाँ से आता है? चौथा हिस्सा हाँ, सोर्सेज में साइकोलॉजिकल और डर्मेटोलॉजिकल पहलुओं का भी जिक्र है, जैसे मुहासे यानी एक्ने, बालों का झड़ना और सबसे जरूरी बात एंजाइटी और डिप्रेशन। बिल्कुल, ये चौथा हिस्सा उसी एंडोक्राइन असंतुलन का सीधा नतीजा है। एक्सेस एंड्रोजेंस की वजह से स्किन में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे सीवियर एक्ने होते हैं। अच्छा, तो एक्ने यहाँ से आते हैं? हाँ, और सर पर मेल पैटर्न हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है और चेहरे पर अनचाहे बाल आने लगते हैं। और ये सब सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, इस पूरे हार्मोनल और मेटाबॉलिक तूफान का सीधा असर ब्रेन केमिस्ट्री पर पड़ता है। ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और उस पर से इस कंडीशन के साथ जीने का जो फिजिकल और इमोशनल टोल है, वो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन के साथ मिलकर एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बनता है। ये पूरी पिक्चर अब जाकर साफ हुई है। तो मेरे पुराने सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये लंबा नाम लोगों को डराएगा? अब मुझे लगता है कि नहीं डराएगा। सही कहा आपने। बल्कि शायद ये पहली बार लोगों को वैलिडेशन देगा। सोचकर देखिए, अगर कोई सालों से बालों के झड़ने, चेहरे पर मुहासे, बिना कारण वजन बढ़ने और डिप्रेशन से परेशान है, और डॉक्टर उसकी बीमारी को पहले सिर्फ ओवरी की समस्या बताता था, तो उसको कैसा लगता होगा? बाकी सारी परेशानियां उसकी अपनी गलतियां हैं या उसकी डाइट खराब है। लेकिन पीएमआई सुनकर उसको आराम मिलेगा कि आखिरकार किसी ने उसके बालों के झड़ने और उसकी मेंटल हेल्थ को भी इस बीमारी का एक लेजिटिमेट मेडिकल हिस्सा माना। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये मरीजों के लिए राहत की बहुत बड़ी बात होती है जब उनके सभी लक्षणों को एक साथ एक्नॉलेज किया जाता है। उन्हें समझ में आता है कि ये सब एक ही सिस्टमिक बीमारी के अलग अलग रूप हैं। ये सेल्फ ब्लेम को खत्म करता है। ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन इस 4 पैमानों वाली नई समझ से इलाज के तरीके पर क्या असर पड़ता है? मेरा मतलब है, नाम बदलने से फार्मा कंपनीज अचानक से नई दवाइयां तो नहीं बना देंगी ना? हाँ, दवाइयां तो वही रहेंगी शुरुआत में। तो जमीन पर एक डॉक्टर के क्लिनिक में इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है? देखिए, दवाइयां तुरंत भले ही ना बदलें, लेकिन देखभाल का जो तरीका है यानी अप्रोच टू केयर, वो पूरी तरह बदल जाता है। अगर हम डिटेक्शन यानी पहचान की बात करें, तो पहले का नजरिया बहुत रिएक्टिव था। रिएक्टिव कैसे? डॉक्टर्स अक्सर तभी हरकत में आते थे जब मरीज को फर्टिलिटी या बच्चा पैदा करने में समस्या आती थी। वो कहते थे कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तब हम पीसीओएस का इलाज शुरू करेंगे। लेकिन अब अप्रोच प्रिवेंटिव हो गया। ओह, यानी पहले से ही ध्यान देना। बिल्कुल, अब वो शुरुआत में ही मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग को बढ़ावा देते हैं, भले ही मरीज 18 साल का ही क्यों ना हो। ये प्रिवेंटिव अप्रोच तो गेम चेंजर है। लेकिन मैंने सोर्सेज में एक और नया टर्म देखा जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, MASLD। ये अचानक से लिवर और रिप्रोडक्टिव डिस्कशन में कहां से आ गया? हाँ, MASLD यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज, जिसे आम भाषा में फैटी लिवर कहते हैं। ओके, फैटी लिवर। ये पीओएस के मेटाबॉलिक हिस्से का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पूरे शरीर में फैट स्टोरेज को गड़बड़ा देता है, तो लिवर में भी फैट जमा होने लगता है। ओह, तो लिवर भी इन्वॉल्व हो जाता है? हाँ, पहले अगर कोई पीओएस के साथ आता था तो कोई इसका लिवर चेक नहीं करता था। लेकिन अब पीओएस के फ्रेम में डॉक्टर को पता है कि अगर ओवरी में प्रॉब्लम है तो लिवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इलाज एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच बन गया है। यानी अब आपको सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। रिप्रोडक्टिव केयर के साथ साथ अब लाइफस्टाइल चेंजेस और मेटाबॉलिक मैनेजमेंट बराबर जरूरी है।
एक डाइटिशियन, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एक डेमेटोलॉजिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट। अब ये सब इस बीमारी के मैनेजमेंट का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। ये एक बहुत ही होलिस्टिक तरीका है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस नए नजरिए से उन छुपे हुए लक्षणों जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेंटल हेल्थ को अब वही अर्जेंसी और प्राथमिकता मिलती है जो पहले सिर्फ फर्टिलिटी को मिलती थी। और इस सब में एक बात जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लाइफ ऑल्टरिंग होगी, वो है स्टिग्मा यानी कलंक का खत्म होना। सही कहा, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। मेडिकल फील्ड में जब किसी कंडीशन से जुड़ा स्टिग्मा खत्म होता है तो मानो आधी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाती है। पहले बांझपन को लेकर या शारीरिक दिखावट को लेकर मरीजों में जो शर्म या आत्मग्लानि होती थी वो बेहद टॉक्सिक थी। हाँ, लोग अपने आप को दोष देते थे। बिल्कुल। लोगों को आसपास से ताने सुनने को मिलते थे कि तुम एक्सरसाइज नहीं करते या तुम्हारा खाना ठीक नहीं है इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ रहा है और पीरियड्स रेगुलर नहीं है। हाँ, और ये ब्लेमिंग कल्चर तब और बढ़ जाता था जब मेडिकल लेबल भी इस स्थिति को पूरी तरह डिफाइन नहीं करता था। लेकिन इस नए नाम और समझ से उस शर्म में काफी कमी आती है। ये तो होना ही था, क्योंकि अब इसे एक्सप्लिसिटली एक सिस्टमैटिक मेटाबॉलिक समस्या माना जाता है। ये किसी की व्यक्तिगत कमी या विल पावर की चूक नहीं है, ये एक इंटरनल हार्मोनल और मेटाबॉलिक मिसफायर है। एक बीमारी को उसके सही नाम से पुकारना लोगों को सशक्तिकरण देता है, यानी एम्पावरमेंट देता है। वो शर्म से बाहर आकर ओपनली सही दिशा में अपने स्वास्थ्य के लिए कदम उठा सकते हैं। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? खासकर जब हम इस सिस्टमैटिक खतरे की व्यापकता को दुनिया भर के संदर्भ से निकालकर भारतीय आबादी पर लाते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ये बदलाव भारत के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, भारतीय आबादी के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ इसके केसेस काफी अलार्मिंग रेट पर है ना। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में इस कंडीशन का प्रभाव लगभग 16 से 18% तक है। अगर इसे थोड़ा विजुलाइज करें तो लगभग हर छठी या 7वीं महिला इससे प्रभावित है। ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन है। ये आंकड़ा सच में चिंताजनक है। और भारत के संदर्भ में इसमें एक और जटिलता जुड़ जाती है, और वो है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का रोल इतना बड़ा है? हाँ, भारतीयों में जेनेटिक रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा दुनिया के अन्य आबादियों के मुकाबले वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ एक फिनोमिनन देखा जाता है जिसे थिन फैट इंडियन फिनोटाइप कहते हैं। थिन फैट इंडियन, ये क्या होता है? यानी एक इंसान जिसका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल लग सकता है, वो बाहर से दुबला पतला दिख सकता है, लेकिन उसके अंदरूनी अंगों के आसपास विसरल फैट बहुत ज्यादा होता है। ओह वाह, यानी सिर्फ मोटापा देखकर आप रिस्क का अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं। और इस विशेष कारण से PMOS का कॉन्सेप्ट भारत में एक बेहद जरूरी अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी शुरुआती चेतावनी प्रणाली का काम करता है। ये वार्निंग सिस्टम वाला आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है। PMOS को एक रिप्रोडक्टिव मुद्दे की बजाय जब एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर माना जाता है तो डॉक्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज या हार्ट अटैक जैसे खतरनाक परिणामों के आने से सालों पहले ही स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आई हैव टू से, ये सुनकर मुझे लगता है कि इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक PMOS का डायग्नोसिस आना इज लेस ऑफ अ सेंटेंस और मोर ऑफ अ लाइक अ क्रिस्टल बॉल, एक भविष्य देखने वाले यंत्र की तरह। ये एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी है। ये एक 10 या 15 साल की एडवांस वार्निंग दे रहा है लोगों को। अगर किसी को 20 साल की उम्र में पता चलता है कि उसे POMS है, तो एसेंशियली उसको एक चेतावनी मिल गई है कि 35 की उम्र में उसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज हो सकती है। एग्जैक्टली। और ये उन्हें एक्ट करने का टाइम देता है। राइट। ये उन्हें अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक करने का एक गोल्डन चांस देता है। पुराने PCOS नाम के साथ लोग अक्सर इस एडवांस वार्निंग को मिस कर देते थे। वो बस सोचते थे, ओह ये तो सिर्फ ओवरी की समस्या है। हाँ, और जब तक उन्हें असली मेटाबॉलिक खतरे का पता चलता तब तक बॉडी में काफी डैमेज हो चुका होता था। आपका क्रिस्टल बॉल वाला पर्सपेक्टिव बिल्कुल एक्यूरेटली इस नई अप्रोच को कैप्चर करता है। यही कारण है कि POMS का कॉन्सेप्ट अब सिर्फ गायनेकोलॉजी यानी स्त्री रोग विभाग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी और एंडोक्रिनोलॉजी का एक कोर हिस्सा बन गया है। ये तो पूरा मेडिकल पैराडाइम शिफ्ट है। अब एक कार्डियोलॉजिस्ट भी समझता है कि जिस पेशेंट की PMOS हिस्ट्री है उसका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग है।
एक नाम और एक नई डेफिनेशन बदलने से पूरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आंखें खुल गई हैं और वो अलग-अलग विभागों में बैठने के बजाय एक होकर मरीज के स्वास्थ्य को देख रहे हैं। वाओ! इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर सरल शब्दों में समेटा जाए तो ये एक सिस्ट शब्द की लगभग सदी भर लंबी और दुखदायक गलतफहमी से बाहर निकलने की कहानी है। बिल्कुल सही समरी है ये। साइंस ने आखिरकार एक ऐसी स्थिति को अपना लिया है, उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, जो सिर्फ एक आइसोलेटेड ऑर्गन का नहीं बल्कि पूरे शरीर के इंजन का चेकअप मांगती है। पीएमओएस का आना और इस मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर को वाइडली एक्सेप्ट करना इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि जो लक्षण बाहर से नहीं दिखते या छुपे हुए हैं, उन्हें अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे इंसुलिन का सेल्यूलर लेवल पर काम ना करना। हाँ, या माइंड में चल रही कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी। इन सब को अब मेडिकल दुनिया में सीरियसली लिया जा रहा है। ये इस बात का ऐलान है कि एक इंसान का शरीर अलग अलग टुकड़ों या साइलों में नहीं बटा होता, बल्कि वो एक पूरा आपस में जुड़ा हुआ एक बेहद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। आज हमने देखा कि कैसे एक बीमारी को उसके सही नाम में यानी पीसीओएस से पीएमओएस में बदलने से और उसकी डेफिनेशन को अपडेट करने से उसके इलाज का पूरा नजरिया बदल गया। उससे जूझ रहे लोगों का आत्मविश्वास और उनकी आत्मछवि इतने विशाल पैमाने पर बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है। मेडिकल साइंस की इतनी लंबी, पुरानी और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री में ऐसी और कितनी पुरानी बीमारियां होंगी जो सिर्फ अपने पिछले 100 साल पुराने गलत नामों और संकुचित डेफिनेशंस के पीछे छुपी बैठी हैं। ऐसी कितनी कंडीशंस होंगी जिनके सही और होलिस्टिक इलाज का अभी भी इंतजार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर एक गलत लेबल चिपका हुआ है। ये सवाल सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। ये दर्शाता है कि हम जिन पुराने मेडिकल टर्म्स पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में पूरी कहानी बताते हों। साइंस कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है और उसके साथ हमारी समझ को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। इस विचारोत्तेजक सवाल पर थोड़ा रुककर जरूर सोचना चाहिए। अगले गहन विश्लेषण तक नए तथ्यों को सीखना जारी रखें।